हेलो एवरीवन, वेलकम टू 360 डिग्री क्लासेस। आई एम नरेंद्र कुमार और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी। ओके, और आज ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है क्लास 12 की ज्योग्राफी का। तो तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक है ना। क्लास 12 के ज्योग्राफी में दो बुक हैं, तो उसका फर्स्ट बुक जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा पहला बुक का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो आज हम लोग इस बुक से स्टार्ट करते हैं। जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल क्या होता है। जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी वर्ड को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले कौन थे? इराटोस्थनीज। तो उन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है, भूगोल का पिता भी इराटोस्थनीज को कहा जाता है। इराटोस्थनीज ने कहा था कि ज्योग्राफी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और ग्राफस। जियो मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफस मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन, अर्थ का मतलब पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का वर्णन जो है भूगोल है। ऐसा हम लोग क्लास 7 में पढ़ा था। और भी हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था रिचर्ड हार्टसन का। रिचर्ड हार्टसन जी का कहना क्या था कि क्षेत्रीय भूगोल जो है क्या है? क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन है। ठीक है, तो डिफरेंट डेफिनेशन पढ़े थे हम लोग क्लास 11 में। तो आज भी एक डेफिनेशन देखते हैं कि भूगोल का मतलब क्या होता है। कि आप लिखा हुआ क्या कि किसी प्रदेश में प्राकृतिक और मानवीय हस्तक्षेप के कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। देखिए, यहाँ पर भूगोल का मतलब क्या है कि आप जो भी परिवर्तन देखते हैं, है ना, आप इस पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन देखते हैं, जैसे देख रहे होंगे अभी मौसम में ज़्यादातर परिवर्तन हो रहा है ना, या अन्य कोई परिवर्तन देखते होंगे, जैसे हिमालय का जो ऊंचाई है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के परिवर्तन देखते हैं उसके पीछे दो कारण होता है। एक कारण तो प्राकृतिक कारण होता है, दूसरा कारण क्या होता है? मानवीय कारण। मानवीय कारण क्या है? जैसे देख सकते हैं आप, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के लिए जिम्मेवार कौन है? मानव ही जिम्मेवार है। क्योंकि मानव ने क्या किया कि इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकलने लगी। गाड़ियों पे रोड पर जो गाड़ियाँ चलती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा निकलने लगी। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका अमाउंट जो है हमारे वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया, जिस कारण से यहाँ की टेम्परेचर बढ़ने लगी। तो बहुत सारे कारण जो, और भी हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मानवीय कारण हैं जिसके कारण बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और कुछ परिवर्तन जो है प्राकृतिक कारण है। अब ऐसा नहीं कि सारा परिवर्तन निगेटिव ही है, कुछ परिवर्तन सही भी है ना। हम लोग इसे विकास करते आ रहे हैं प्रकृति का इस्तेमाल करके, तो ये भी तरह का परिवर्तन ही है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? मानव, है ना। प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे बहुत सारे पर्वत बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है ख़त्म भी हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, है ना। तो जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसके पीछे बस दो ही रीज़न है, या तो प्राकृतिक या तो मानवीय हस्तक्षेप। तो भूगोल जो है इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन है ना, कि प्रकृति के कारण और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन दिखाई देता है, उसी परिवर्तन को हम लोग स्टडी करते हैं कहाँ पे? भूगोल में। तो आई होप भूगोल का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि मानव भूगोल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, भूगोल के डेफिनेशन को पढ़ लिया हमने। अब लोग मानव भूगोल पे आते हैं कि क्या होता है मानव भूगोल। देखिए, जब स्टार्टिंग में मनुष्य इस धरती पर आया था तो मनुष्य को प्रकृति के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था उसको प्रकृति के बारे में। वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। मनुष्य जो है पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। वो पहले जीवन यापन कैसे करता था? जंगलों में घूमता था, जो भी कंदमूल मिल गया उसको इकट्ठा करके खाता था या शिकार करता था, है ना। पहले उसे कृषि की नॉलेज तो नहीं थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे
मानव जो है प्रकृति को समझने लगा। प्रकृति में जो भी चीज़ें मिली उसको, जो भी संसाधन मिले, उसका वो उपयोग करने लगा, है ना? उसका उपयोग करने लगा, उसको अपने विकास के लिए के लायक बनाने लगा, ठीक है? तो इस तरह देख सकते हैं कि मानव जो है प्रकृति के माध्यम से, ठीक है, जो भी वस्तुएं प्राप्त किया। अब मानव प्रकृति से क्या वस्तु प्राप्त किया? जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, लैंडफॉर्म्स हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जो भी है प्रकृति में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है। तो मानव क्या किया? उन संसाधनों का इस्तेमाल किया, ठीक है, अपने विकास के लिए। तो उसके उपरांत जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तन को हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे? मानव भूगोल के अंदर। देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि मानव भूगोल क्या है? मानव प्रकृति के माध्यम से जो चीज़ें प्राप्त करता है और उपयोग करता है, और उसके उपरांत जो उसमें परिवर्तन करता है, उन परिवर्तनों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। मानव ने जितने भी परिवर्तन किए हैं इस प्रकृति के अंदर, ठीक है, जो भी परिवर्तन किए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, यातायात के साधन उपलब्ध हुए, तो हर में कहीं ना कहीं प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। बिना प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल किए हुए मानव जो है विकास नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मानव क्या किया है? प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल किया है, प्रकृति का उपयोग किया है, उसके उपरांत परिवर्तन जो दिखाई दिया है, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं मानव भूगोल के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको मानव भूगोल का डेफिनेशन भी क्लियर होगा, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है कि मानव को प्रकृति से जो भी कुछ मिला, ठीक है, मानव उसका उपयोग करता है, और क्या करता है? उस उपयोग के उपरांत जो है जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, वही तो है मानव भूगोल। ओके, अब आइए, अब देखिए, एक व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक जीवों की उत्पत्ति में कहा था कि जीवों की उत्पत्ति पर्यावरण से हुई है। केवल उन्हीं जीवों की वृद्धि होती है जो पर्यावरण के अनुकूल चलते हैं। जो जीव अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढालने में असमर्थ होते हैं, वो प्रायः विलुप्त हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। इनका मेनली कहना है कि जितने भी जीव हैं उनकी उत्पत्ति पर्यावरण से हुई है, ठीक है। हर की उत्पत्ति पर्यावरण से हुई है, कोई भी जीव हो, और जो जीव पर्यावरण के अनुसार चलेगा, प्रकृति के अनुसार चलता है ना, उसका जीवन क्या होगा? लंबा होगा, है ना। लेकिन जो क्या करेगा? पर्यावरण के ऑपोजिट जाएगा, है ना, वहाँ पर क्या होगा? उसका विनाश हो सकता है। जैसे कि डायनासोर को लीजिए, डायनासोर जो प्रकृति के खिलाफ गया था, उसी कारण उसका विनाश हुआ। आप भी अपने दैनिक लाइफ में देखते होंगे, ठीक है, कि अगर आप भी प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो आपको भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती होंगी। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आप, रात बना है सोने के लिए, तो बहुत सारे इंसान जो है दिन में सोते, तो आप देखते होंगे कि अगर हम दिन में सोते हैं तो हमारे बॉडी में पेन होने लगता है, सर दर्द करने लगता है, लेकिन वही रात में आप सोइएगा तो माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रकृति में जो भी चीज़ उपलब्ध हैं, अगर आप उसके अनुरूप चल रहे हैं, ठीक है। और भी देखिए कि जितनी भी बीमारियां उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि HIV, एड्स वगैरह, या अन्य बहुत सारी बीमारियां जो हैं, वो क्यों होता है? वो कैंसर वगैरह जो हो गया, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं प्रकृति के अपोजिट जाने के कारण ही होता है ना। प्रकृति ने जो चीज़ हमें भोजन के लिए बनाया, उसे ना खाकर हम कुछ और चीज़ खाने लगते हैं, ठीक है, प्रकृति के जस्ट अपोजिट जाने लगते हैं, तो उसका परिणाम तो भुगतने को देखने को मिलता है ना। तो अगर आप प्रकृति के अनुरूप चलिएगा तो आपकी वृद्धि होगी, लेकिन आप प्रकृति के अपोजिट जाइएगा, ठीक है, प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाइएगा, कि देखिए प्रकृति में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो आपको उसके अनुसार ढलना पड़ेगा, है ना। अगर आप जैसे हैं वैसे बने हुए हैं, प्रकृति में चेंजेस होते जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर सरवाइव करना क्या है? बहुत ही मुश्किल है ना।
तो हमें परिवर्तन के अनुरूप चलना होता है। ठीक है, परिवर्तन के अनुरूप चलना पड़ेगा। प्रकृति में जिस प्रकार का ही परिवर्तन हो रहा है, हमें उसके अनुरूप अगर चलेंगे तभी हमारी वृद्धि हो सकती है, अन्यथा हमारा भी विनाश हो सकता है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने यहाँ बहुत ही अच्छी सीख दी हमें कि हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए, है ना। हमें प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, विकास करने के लिए प्रकृति का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन प्रकृति के नियमों को अपोजिट नहीं जाना चाहिए। ओके, अब आते हैं, देखिए कि मानव भूगोल के जनक कौन थे। मानव भूगोल के जनक जो हैं वो कौन है, फ्रेडरिक रेंटल हैं। ठीक है, जो कि जर्मन के रहने वाले हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम है क्या, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये पुस्तक के नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कि फ्रेडरिक रेंटल ने अपनी मानव भूगोल की परिभाषा जो है किस बुक में मिलती है, तो वो किस बुक में मिलती है, एंथ्रोपोजियोग्राफी में। और मानव भूगोल के जनक कौन है, तो मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेंटल। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा वो भी बात याद रखिएगा, वो आपको लाइफ में भी काम देगा। ठीक है, और सब्जेक्ट के रूप में। ओके, अब देखिए, जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेंटल ने अपनी बुक एंथ्रोपोजियोग्राफी में क्या कहा। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित हैं, जो भौतिक दशाओं का योग है ना। देखिए, इनका भी कहना क्या है, वही चीज़ है कि मानव भूगोल में आप जो भी कुछ देखते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हमारे इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। और ये किसका परिणाम है, भौतिक दशाओं का, फिजिकल कंडीशन का क्या है, सबका योग है ये, है ना, भौतिक दशाओं का योग है। इसमें मैंने कहा था ना कि बिना प्रकृति का इस्तेमाल किए हुए हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए, जो भी भौतिक चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है, हम लोग उसी संसाधनों का इस्तेमाल करके ही क्या किए हैं, मानव भूगोल जनरेट किए हैं, परिवर्तन लाए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भौतिक दशाओं का ही योग है। ओके, अब देखिए रेंजल की डिफिनेशन याद रखिएगा कि फ्रेडरिक रेंजल ने अपने डिफिनेशन में क्या कहा, उन्होंने क्या कहा था कि मानव भूगोल जो के दृश्य जो भी हैं वो किससे संबंधित है, वातावरण से संबंधित है, और जो भौतिक दशाओं का योग है। ठीक है, भौतिक दशाओं के योग से ही मानव भूगोल जनरेट हुआ है। मानव भूगोल के जितने भी दृश्य देखते हैं आप, वो भौतिक दशाओं का ही योग है ना, कि बिना प्रकृति का इस्तेमाल किए हुए कुछ होना नहीं है। ठीक है, हर कुछ हमारे इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। अब देखिए, रेंजल की एक शिष्या थी कुमारी एलन सैम्पल। ठीक है, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। ठीक है, उन्होंने अपनी उनका पुस्तक का नाम है इन्फ्लुएंस ज्योग्राफी इन्वायरमेंट। ओके, इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या कहा कि हमारी पृथ्वी जो है वो कैसी है, अस्थायी पृथ्वी है ना। हमारा पृथ्वी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। स्थिरता तो परिवर्तन है ना, डायनेमिक नहीं है ना, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। हमेशा आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मानव है, यहाँ पे मानव बहुत सारे अपने क्रियाकलाप कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, कुमारी एलन सैम्पल का कहना है कि मानव भूगोल जो है, दोनों के बीच में जो संबंध है ना, रिलेशनशिप है ना, दोनों के बीच में जो अन्योन्याश्रय संबंध है प्रकृति और मानव के बीच में। ठीक है, हमारी पृथ्वी तो कैसी है, अस्थायी है, मानव यहाँ पर कैसा है, क्रियाशील है। तो दोनों के कारण जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, है ना, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी हमारी हमेशा रोटेट भी कर रही, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी, ठीक है, के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि हमारी पृथ्वी अस्थिर है, बिना और इसी
इसमें जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, तो मानव क्या किया, अपना जो भी क्रियाकलाप करता है वो अपने प्रकृति के अनुरूप ही चलता है। वो क्या करता है, प्रकृति का इस्तेमाल करके ही क्रियाकलाप करता है ना है, ठीक है। तो उसी का क्या है, ये अध्ययन है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि दोनों में क्या है, अन्योन्याश्रय संबंध है, ये आप कह सकते हैं, प्रकृति और, है ना, अस्थायी पृथ्वी और मानव क्रियाकलापों के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध, दोनों दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। दोनों के दूसरे में क्या है, इंटर रिलेशन है, और उन्हीं संबंधों का अध्ययन करते हैं हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। देखो उसके बाद प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास का कहना क्या है। प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि 1911 में प्रकाशित हुई थी, इन्होंने इसमें कहा कि पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संश्लेषणात्मक ज्ञान मानव भूगोल कहलाते हैं, ठीक है। इन्होंने भी जस्ट सेम ही बात ही कही है लगभग। इन्होंने कहा कि मानव और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है उसका अगर हम लोग विश्लेषण करते हैं, ठीक है, संश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, तो वही क्या है, मानव भूगोल है, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है कि ये जो तीनों डेफिनेशन है, फ्रेडरिक रेंजल का, ठीक है, कुमारी एलन सेम्पल का और प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास का, इन तीनों डेफिनेशन को जैसे भी लिखा होगा उसको हूबहू याद करना, क्योंकि किसी का कथन जो है उसमें हमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। किसी का कथन जो है, डेफिनेशन जो है जिस प्रकार दिया हुआ है उस प्रकार लिखना चाहिए, ठीक है। और एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में मानव भूगोल का, ठीक है, कि मानव क्या करता है, प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करता है, उस के उपरांत जो है जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वही उसी का अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। तो वो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे अगर सपोज डैट कि मानव भूगोल क्या है, तो वहाँ पर आप ये तीन डेफिनेशन जैसे क्या करना है, वहाँ पर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया मानव भूगोल का, वो डेफिनेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद जैसे हम लोग तीन के बारे में पढ़ा ना, फ्रेडरिक रेंजल के बारे में, प्रोफेसर डी लाप्लास के बारे में और कुमारी सैम्पल के बारे में, तो इनमें से कोई भी एक दो का आप डेफिनेशन वहाँ पर साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मार्क्स अच्छे आएंगे। ये कभी कभी इनका कथन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ये किसका कथन है, ठीक है। तो यहाँ से बस 2 ही 3 क्वेश्चन पूछने बनने वाले हैं। एक क्वेश्चन बनने वाला है कि मानव भूगोल क्या है, और ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो यही बनेगा कि इसे कथन पूछ सकता है या पूछेगा कि मानव भूगोल के जनक कौन है, किस बुक में है, तो एंथ्रोपोजोग्राफी में है, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छी बात बताऊँ आपको कि हम लोग जो भगवान के बारे में बात करते हैं, गॉड के बारे में, देखिए ये जो भगवान शब्द है ना, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर आप गौर से देखिएगा तो जो भगवान शब्द है, ठीक है, ये भी हमारी प्रकृति से ही रिलेटेड है। जैसे देखिए भ मीन्स क्या होता है, भूमि, ग मीन्स क्या होता है, गगन, आकाश, वा मीन्स वायु, फिर व में फिर आकार है ना, आ मीन्स अग्नि, न मीन्स नीर, जल। देखिए जो पंच तत्व हैं इसी से सब कुछ बना है ना, सब कुछ इसी से बना है, और यही इसी में क्या है, भगवान समाहित है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भगवान एक्चुअली में है क्या, गॉड क्या है। तो सिंपल देखिए, इन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, इन्हीं पंच तत्वों से जो भी कुछ अवेलेबल है हमारे प्रकृति में वो बने हैं। तो भगवान है क्या, मेनली भगवान क्या होते हैं, जो हमें जीवन प्रदान करते हैं, जो इस प्रकृति को चलाते हैं, वो सब कुछ भगवान है। जैसे भूमि हमारी भगवान है, नीर हमारे भगवान है, गगन आकाश जो है वो हमारे भगवान है, वायु हमारे भगवान है, अग्नि हमारे भगवान है, ठीक है, असली, ठीक है। ये जो भगवान है, ठीक है, वो रियल गॉड है, ठीक है। बाकी अब देखिएगा कि सनातन धर्म वगैरह में के बाद जो है बहुत सारे देवी देवता क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, सब में आस्था रखना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका भगवान का डेफिनेशन है, ओके। चलिए, तो आई होप हाँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग मानव भूगोल के उप क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि मानव भूगोल के का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है। देखिए तो मानव भूगोल के अंदर पहला उप क्षेत्र आपका है आर्थिक भूगोल, ठीक है, सिंपल सा है, आर्थिक भूगोल है। तो आर्थिक भूगोल किससे रिलेटेड होगा, आर्थिक क्रियाकलापों से, है ना। और आर्थिक क्रियाकलापों में हम लोग क्या उत्पन्न अध्ययन करते हैं, जैसे कि उत्पादन को देखते हैं, वितरण को देखते हैं, उपभोग को देखते हैं, विनिमय को देखते हैं, ठीक है।
तो आर्थिक भूगोल क्या होता है? इसके अंतर्गत जो है हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनिमय। ठीक है। अब आर्थिक क्रिया क्या होती है? सिंपल देखिए, इसको हम लोग, ये हमारा आगे का एक चैप्टर भी है भूगोल का, वहाँ हम लोग इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं आर्थिक भूगोल को। ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ आर्थिक भूगोल मेनली होता क्या है। देखिए सिंपल देखिए, मानवीय क्रियाकलाप को अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो मानवीय क्रियाकलाप जो है दो तरह का होता है। एक तो हम वो काम करते हैं कैसे लिए? पैसे कमाने के लिए, अपनी इकोनॉमिक जनरेट करने के लिए। दूसरा इंसान कौन सा काम करता है? शांति के लिए, है ना, जैसे कि मनोरंजन के लिए, ये सब काम करते। तो या तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक आर्थिक कार्य करते हैं या तो गैर आर्थिक कार्य कर रहे हैं। ठीक है। मानव का क्रियाकलाप दो तरह का है, आर्थिक कार्य और गैर आर्थिक कार्य। ठीक है। गैर आर्थिक कार्य में क्या क्या आ जाएगा आपका? पूजा पाठ करना, टीवी देखना, ठीक है, नाचना गाना, जो भी है जिसमें आप पैसा जनरेट नहीं कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है, वो सब कुछ, सो रहे हो, वो सब कुछ किस में आएगा? गैर आर्थिक क्रिया में। लेकिन जो भी काम आप पैसे जनरेट करने के लिए कर रहे हो वो किस में आएगा? आर्थिक भूगोल में आएगा। ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग 3 सेक्टर के बारे में। 3 सेक्टर है पब्लिक, एक 3 है ना, प्राथमिक क्रिया है, ये भी 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक क्रिया है, द्वितीय क्रिया है, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया भी है और पंचम क्रिया भी है। ये लोग आगे हम लोग देखेंगे डिस्कस डिटेल से। ठीक है। तो आर्थिक भूगोल क्लियर होगा आपको। ठीक है। आर्थिक भूगोल में हम लोग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और आर्थिक क्रियाओं में देखते हैं हम लोग उत्पादन को देखते हैं, वितरण को देखते हैं और विनिमय। ठीक है। विनिमय मतलब एक्सचेंज को देखते हैं। ठीक है। तो आर्थिक भूगोल क्लियर होगा आप लोग को। अब देखिए दूसरा उपक्षेत्र क्या है इसका? सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल क्या होता है? इसके अंतर्गत सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे मानव का आवास, सुरक्षा, भाषा, रहन सहन, धर्म, रीति रिवाज तथा पहनावा। ठीक है। ये करते हैं हम लोग सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। देखिए सांस्कृतिक भूगोल का मेनली जन्म कहाँ से? देखिए जब एग्रीकल्चर का, ठीक है, देखिए मानव पहले तो आवास में रहता नहीं था। जब मानव धरती पर आया था उसके पहले तो आवास थे ही नहीं उसके पास, है ना। ज़्यादातर गुफाओं वगैरह, इवन कि वहाँ पर पहले एक सोसाइटी जनरेट नहीं था ना। पहले क्या था? मानव का क्रियाकलाप ही क्या था? मानव अपना जीवन यापन करने के लिए तो शिकार करता था या तो कंदमूल इकट्ठा करता था। तो उस समय हाँ लोगों का जीवन अस्थायी नहीं था। लेकिन जब से कृषि की खोज हो गई, ठीक है, मानव जब कृषि करने लगा तो वो लोग क्या करते हैं? नदी के पास ही अपनी बस्ती बसाते हैं। तो मानव वहाँ पर एक साथ रहने लगा था। ठीक है। जब मानव वहाँ पर एक साथ रहने लगा तो वहाँ पर बहुत सारी, है ना, फिर दोनों में फिर उनका रहन सहन बदलने लगा, धर्म जनरेट होने लगे, रीति रिवाज आने लगे। ठीक है। और भी हर मनुष्य का अपना, है ना, अपना अलग अलग रीति रिवाज होता है, जो भी होता है। ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग सांस्कृतिक भूगोल के अंदर करते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल में क्या क्या आएगा? मनुष्य का रहन सहन आएगा, सुरक्षा आएगा, भाषा आएगा, रहन, ठीक है, धर्म, रीति रिवाज, ये सब कुछ जो है, पहनावा वगैरह देखते होंगे हर जगह आपका पहनावा क्या है, वो भी चेंज करते रहता है। ठीक है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत, क्योंकि ये सब मानव का ही जनरेट किया हो ना। धर्म, रीति रिवाज, ठीक है, आवाज़, सुरक्षा, भाषा, ठीक है। तो ये सब कुछ किस में आएंगे? सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं जनसंख्या भूगोल के। ठीक है। जनसंख्या भूगोल में क्या आता है? इसके अंतर्गत विश्व या इसके किसी भाग में कुल जनसंख्या गुना प्रति व्यक्ति का वितरण, घनत्व, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या में वृद्धि दर, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। देखिए जनसंख्या भूगोल में क्या करते हैं? मेनली हम लोग पॉपुलेशन वगैरह देखते हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या क्या है, किसी क्षेत्र की का जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या, कि कहीं पर जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक है, ऋणात्मक है, ठीक है, वहाँ का लिंग अनुपात क्या है, जन्म दर क्या है, वहाँ की मृत्यु दर क्या है। ठीक है। मतलब वहाँ उसके डेमोग्राफिक प्रोफाइल का अध्ययन करते हैं। किसी भी क्षेत्र का अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल का अध्ययन करना हो तो वो हम जनसंख्या से करते हैं। ठीक है। ये भी हमारा चैप्टर है, इसको भी हम डिटेल से चैप्टर आगे के चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो एक तरह से पूरे जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं हमको उसका एक ओवरव्यू है। ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में जानना हल्का सा कि वो है क्या, फिर आगे वो उसको हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है। तो जनसंख्या भूगोल सिंपल है। इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग कुछ कुछ रिपोर्ट भी देखेंगे, जैसे कि सेंसस रिपोर्ट देखेंगे हम लोग, फिर जो यूएनओ का कुछ रिपोर्ट है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है।
क्योंकि जनसंख्या से हम लोग है ना वहाँ के परिवर्तन को अध्ययन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत। ऐतिहासिक भूगोल क्या होता है कि इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में एक समय से दूसरे समय में होने वाले भौगोलिक परिवर्तन को का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल में क्या करते हैं, जैसे कि आप जहाँ भी रह रहे हों, क्या वो जगह जो है स्टार्टिंग से ही वैसा था? नहीं ना, उसमें बहुत सारे भौगोलिक परिवर्तन हुए होंगे। जैसे देखते होंगे जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, मकान होंगे, आसपास सड़कें वगैरह होंगी, तो पहले तो ऐसा नहीं होगा ना। पहले हो सकता है वहाँ खेती होती हो, या उससे पहले भी जाइएगा हो सकता है वहाँ जंगल हो, या और भी कुछ हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो समय जैसे जैसे बीतता गया, ठीक है, उसके अनुसार क्या है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता गया, है ना। उसके भौगोलिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने लगा। तो ऐतिहासिक भूगोल में हम यही पढ़ते हैं कि एक समय से दूसरे समय में उसमें क्या भौगोलिक परिवर्तन हुआ है, उसी को पढ़ते हैं हम लोग ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद है आपका कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में हम लोग कृषि संबंधित तत्व पढ़ेंगे, जैसे कि फसलों के उत्पादन के बारे में, फसलों के वितरण के बारे में, पशुपालन के बारे में, ठीक है, एवं पशु उत्पाद के बारे में जैसे पढ़ेंगे, जैसे हम लोग डेयरी उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे ना। ठीक है, उसके बाद है आपका राजनीति भूगोल। इसके अंतर्गत राज्य की सीमाओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि कोई भी राज्य जो है उसकी सीमाएं किस किस से लगती है। बिहार की सीमाएं किससे लगती हैं, भारत की सीमाएं किससे लगती हैं, है ना। उनके बाउंड्री का स्टडी करेंगे, उनका स्थानीय प्रशासन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है उसका, प्रादेशिक नियोजन कैसे हैं उसके। ठीक है, इन सब का अध्ययन करेंगे हम लोग राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद है फिर आपका व्यापारिक भूगोल। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, व्यापारिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यापारिक संस्थान पढ़ेंगे हम लोग, है ना। WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पत्तन के वगैरह में पढ़ेंगे। पत्तन जो होता है आपका बंदरगाह होता है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यापार नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक चैप्टर है हमारा, वो आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे व्यापार के बारे में। ओके, उसके बाद है आपके औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल में हम लोग मेनली उद्योगों से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, कि जैसे कोई इंडस्ट्री है तो किसी इंडस्ट्री में किसी को उत्पादन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को बनाने के लिए क्या क्या सोर्सेस लगेंगे। ठीक है, औद्योगिक नियोजन क्या होगी, उनकी प्रोसेस क्या होगी, किसी इंडस्ट्री को कहाँ पर सेटअप करना अच्छा होगा। ठीक है, एक इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कुछ है, ठीक है, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग औद्योगिक भूगोल के अंदर। ये भी हमारे चैप्टर का एक पार्ट है। उसके बाद आपका शहरी भूगोल। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग कि सड़कें के बारे में, बांध के बारे में, नगर नियोजन के बारे में। ये आपको सेकंड बुक में मिलेगा, सेकंड बुक में एक पार्ट है इसका बस थोड़ा सा। ठीक है, तो शहरी भूगोल भी आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, तो ये 9 इसके उपक्षेत्र हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, कौन कौन होंगे, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, शहरी भूगोल, औद्योगिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल, ठीक है, कृषि भूगोल। बहुत ईजी है सब कुछ, आपके जो सोशल स्टडीज सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। सब्जेक्ट का नाम याद रखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कृषि के मानव भूगोल के उपक्षेत्र भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है सॉरी, तो हमने अब तक 2 पार्ट कवर किया। एक मानव भूगोल के बारे में, मानव भूगोल के डेफिनेशन को हमने देखा, और दूसरी हमने क्या देखी, डेफिनेशन के बाद हमने देखा कि मानव भूगोल का उपक्षेत्र क्या क्या है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय निश्चयवाद सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत को देखते हैं, कुछ पर्यावरणीय सिद्धांतों को देखते हैं। देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद का सिद्धांत क्या कहता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, पर्यावरण सर्वशक्तिमान है और मानवीय क्रियाकलाप को पूर्णतः नियंत्रित करता है। प्राकृतिक शक्तियों के सामने मानव तुच्छ, मूल्य महत्वहीन एवं निष्क्रिय होता है। विश्व के विभिन्न भागों में मानवीय व्यवहार में अंतर प्राकृतिक में पाए गए अंतर के अनुसार होता है। देखिए, इस सिद्धांत को अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक लाइन जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है उसको अगर याद रखिएगा, वो आपका कीवर्ड है, उससे पूरा सिद्धांत निकाल सकते हैं कि
मनुष्य जो है प्रकृति का दास है। अब सिंपल देखिए, कोई दास है किसी का तो क्या है, हम उसके गुलाम है ना। तो गुलाम है तो जैसा वो मालिक कहेंगे वैसा ही हमको करना पड़ेगा, है ना। तो मनुष्य भी यहाँ पर क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है मनुष्य जो है प्रकृति का दास है। मनुष्य प्रकृति जैसे मनुष्य को चलाती है वैसा मनुष्य काम करता है ना। मानव क्या है, प्रकृति के सामने एक तुच्छ प्राणी है। हाँ, ये सच भी है कि प्रकृति के सामने हम लोग कुछ नहीं है, बहुत छोटे हैं हम लोग। प्रकृति हमारी कितनी बड़ी है आप सोच सकते होंगे, और हम लोग उसके समान क्या हैं। ठीक है, हम लोग जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसको प्रकृति हर कुछ नियंत्रित करती है, हर कुछ प्रकृति ही करती है ना। मानव का कोई महत्व नहीं है कोई। ठीक है, मानव पूर्णतः क्या है, निष्क्रिय है। और जो भी आप देखते हैं डिफरेंट रीजन में जो भी लोगों का व्यवहार देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, वो सब कुछ प्रकृति में के कारण ही होता है ना। वो सब कुछ प्रकृति के कारण ही है, ये बात सच है। ठीक है, आप लोगों के बिहेवियर को स्टडी करिएगा तो वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति से ही रिलेटेड है। जैसे आप हिल एरिया के लोगों को देखिए और जो प्लेन एरिया के लोग हैं उनको देखिएगा, तो उनमें बहुत ज़्यादा आपको उनके बिहेवियर में अंतर पाया नजर आएगा, है ना। ये देखिए कि जो हिल एरिया के लोग हैं वो थोड़ा इंटरेक्टिव बहुत पर्सन होते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव पर्सन क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो मेन उनका फैक्टर में उनका जो पूरी उनका जीवन यापन जो बेस्ड किस पे होता है, पर्यटन पे, टूरिज़्म पे बेस्ड होता है। उनका मुख्य क्रियाकलाप टूरिज़्म ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो वहाँ पर उनकी मुख्य क्रियाकलाप टूरिज़्म है, तो लोगों से अट्रैक्ट होना, ठीक है, लोगों से कम्युनिकेट होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो प्लेन एरिया के लोग होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर आपको कृषि से इन्वॉल्व होते हैं। तो कृषि के इन्वॉल्वमेंट में आपको लोगों से अट्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इंट्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से देखते हैं उनके बिहेवियर में परिवर्तन देखने को मिलता होगा, बिहेवियर में परिवर्तन आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे मनुष्य जो है पूरी तरह से प्रकृति पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो भी कुछ इस धरती पे है ना, जो भी मानव के व्यवहार में जो भी कुछ परिवर्तन आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, प्रकृति के कारण ही आ रहा है। ठीक है, तो यही कहता है पर्यावरणीय निश्चयवाद का सिद्धांत। ठीक है, कि मानव जो है प्रकृति का सिद्धांत है। अब इस विचारधारा को मानने वाले कौन कौन हैं, भूगोलवेता जैसे कि हिपोक्रेटस हैं, अरस्तु हैं, हेरोडोटस हैं, थ्यूसिडाइस हैं। ठीक है, और यह विचारधारा जो है इतिहास के प्रारंभिक काल से ही चली आई है और यह किसी न किसी रूप में द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रचलित रही। ठीक है, यह विचारधारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध चली रही, इतिहास के प्रारंभिक काल से द्वितीय विश्व युद्ध तक यह विचारधारा प्रचलित रही है। ठीक है, कि मानव जो है प्रकृति का दास है। ठीक है, तो आई होप ये डेफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं जो कि है संभववाद या संभावनावाद का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुरूप क्या कहता है कि इसके अनुसार मानव पर्यावरण की कठपुतली अथवा दास नहीं, यद्यपि वह प्रकृति से प्रभावित होता है, तथापि वो अपनी बुद्धि तथा कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित करता है। समय बीतने के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास होता है और मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों पर विजय पाने की क्षमता बढ़ जाती है। मनुष्य ने अपनी कार्यकुशलता के बल पर आदिम जीवन को छोड़कर आधुनिक जीवन में प्रवेश करता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक देखिए विडाल डी लाप्लास हैं। देखिए, संभववाद का सिद्धांत मेनली क्या कह रहा है, जिससे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद सिद्धांत पे, कि उसमें क्या पढ़ा हमने कि मानव जो है प्रकृति का दास है, हम लोग प्रकृति के गुलाम हैं। तो इस सिद्धांत का कहना है कि नहीं, हम लोग प्रकृति के गुलाम नहीं हैं। हम लोग क्या किए, धीरे धीरे हम लोग प्रकृति के जैसे हम लोग नियमों को समझने लगे, हम जैसे जैसे प्रकृति के नियमों को समझने लगे हम उसमें परिवर्तन करने लगे, उसको अपने अनुकूल बनाने लगे। प्रकृति को अब हम क्या कर रहे हैं, अपने अनुकूल बनाने लगे। ठीक है, प्रकृति का ही इस्तेमाल करके हमने क्या किया, बहुत सारा विकास किया, विज्ञान प्रौद्योगिकी का निर्माण किया। ठीक है, हम लोगों ने प्रकृति की शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता हमें आ गई। ठीक है, ये सब कैसे हुआ, प्रकृति के नियमों को जानने के बाद ही हुआ। ठीक है ना। तो और इस तरह से हम लोग जो है अपने जो आदिम जीवन था हमारा वो छोड़कर हम लोग क्या किए, आधुनिक जीवन में प्रवेश किए। ठीक है, तो यहाँ पर इस सिद्धांत में मेनली यही कहा गया कि हम लोग मानव क्या किया,
प्रकृति के नियमों को समझा, उसका उपयोग करना भी यहाँ इस सिद्धांत के अनुसार मानव जान गया है। ठीक है, उसके बाद इसको मानने वाले कौन है, इसका प्रतिपादक कौन है, विडाल डेलाब्लास। उसके बाद एक और सिद्धांत है नव निश्चयवाद का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। यहाँ सुधार लीजिएगा, ग्रिफिथ लिखा गया, ग्रिफिथ होगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है इसका निश्चयवाद। देखिए ये सिद्धांत जो है दोनों सिद्धांत के बीच का एक है ना, बीच का सिद्धांत है। निश्चयवाद तथा संभववाद के चरम सीमाओं के बीच नव निश्चयवाद सिद्धांत को समझने के लिए रुको और जाओ निश्चयवाद वाक्यांश का प्रयोग किया गया। इसके अनुसार टेलर ने मनुष्य प्रकृति के प्रभाव को स्वीकार किया, परंतु साथ ही यह तर्क भी दिया कि मनुष्य अपना दक्षता, मानसिक क्षमता, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के आधार पर अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रकृति का उपयोग भी कर सकता है। अब देखिए नव निश्चयवाद सिद्धांत का कहना क्या है कि आपने जो सिद्धांत पढ़ा, प्रकृति पर्यावरणीय निश्चयवाद का सिद्धांत, संभावनावाद का सिद्धांत। देखिए संभावनावाद का सिद्धांत पढ़ाइए ना, क्योंकि हम लोग जब नियमों को समझने लगे तो हमें कुछ संभावनाएं मिलने लगी, है ना। तो ये हो गया संभावनावाद का सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, पर्यावरण निश्चय में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम लोग प्रकृति फूर्जा से डिपेंडेंट थे, प्रकृति के हम लोग दास थे। दूसरा में हम लोग को संभावना नजर आया, हम लोग प्रकृति का उपभोग करने लगे। तब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जब मानव प्रकृति का उपभोग करना स्टार्ट किया और वो उसको उपभोग करने में क्या हो गया, अंधा हो गया, है ना, ब्लाइंड हो गया, पूरी तरह से उसका अंधाधुंध उपयोग करते गया। ठीक है, तो जब मानव उसका पूरी तरह से अंधाधुंध उपयोग करता गया तो उसके बहुत सारे परिणाम भी दिखने लगे, बहुत सारे परिवर्तन भी दिखाई देने लगे। ठीक है, जो कि हमारे लिए सही नहीं थे। ये सभी देख रहे हैं आप, है ना, कि विकास को लेकर हम लोग क्या किए, बहुत सारे पेड़ों की कटाई किए हैं। ठीक है, बहुत सारा आपका भूमि बंजर हो चुका है। ठीक है, तो ये सब कुछ विकास को लेकर ही किया गया ना। तो मतलब विकास के लिए हम लोग प्रकृति का पूरी तरह से दोहन किए हैं, वातावरण में ज़्यादा पॉल्यूशन फैला दिए हैं। ठीक है, तो इसका परिणाम किसको झेलना पड़ रहा है, इंसानों को ही झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर ने यहाँ पर क्या कहा, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि देखिए विकास करने के लिए प्रकृति का उपयोग करना भी ज़रूरी है, बिना प्रकृति का इस्तेमाल किए हुए हम लोग विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रकृति का इस्तेमाल करेंगे, हमको ज़रूरी है, लेकिन हमें क्या करना है, इस चीज़ का ख्याल भी रखना ना है। देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया कि रुको और जाओ का प्रतिपादन किया इस वाक्यांश का। रुको और जाओ क्यों किया, देखो रुको और जाओ का मतलब क्या है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ठीक है कीजिए इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जैसे ही रेड सिग्नल नज़र आए, खतरा नज़र आए, वहीं पर आप रुक जाइए, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए ग्रीन लाइट दिखने का। जैसा ही आपको ग्रीन लाइट दिख जाए, हरी बत्ती नज़र आ जाए, आप फिर से उसका यूज कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर साहब का कहना है कि प्रकृति खुद को बैलेंस कर सकती है, प्रकृति खुद को सही कर सकती है, क्योंकि प्रकृति के सामने हम लोग कुछ नहीं है, बहुत तुच्छ है हम लोग। ठीक है, प्रकृति जो भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं ना, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, वो सब कुछ नियंत्रित हो सकता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई प्रकृति खुद ब खुद कर लेगी, बशर्ते उसको समय देना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। अब किसी को कुछ करने के लिए आप समय ही नहीं दीजिएगा, लगातार उसका उपभोग करते जाइएगा तो कहाँ से नियंत्रित कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसको हम समय देते, जैसे कि हम पेड़ काटें, मान लो चलो ठीक है पेड़ काटें, लेकिन पेड़ को ग्रो करने का समय दें तब ना। अब क्या हुआ कि पेड़ ग्रो कर नहीं रहे हैं, लगातार हम पेड़ काटे जा रहे हैं, तो फिर लॉसेस हैं। जैसे किसी आप एग्रीकल्चर लैंड को ही लीजिए, तो अगर हम एक एग्रीकल्चर लैंड पे कंटिन्यूसली खेती करते जाते तो क्या होता है, वो भूमि एक ना एक दिन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है ना। तो लेकिन हम अगर क्या करते हैं, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर से उसकी उर्वरकता जो है वापस आ जाती है ना। तो यहाँ पर क्या वही है कि जैसे ही आपको रेड सिग्नल दिखे, रुक जाइए, इंतज़ार कीजिए ग्रीन लाइट मिलने का। जैसे ही ग्रीन लाइट मिले फिर से आगे बढ़िए विकास की ओर, फिर रेड सिग्नल देखे फिर रुकिए। तो इस तरह हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप तीनों सिद्धांत आप लोग क्लियर होगा। ठीक है, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पर्यावरणीय निश्चय में क्या था कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास था। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप पूरा उस पर लिख सकते हैं अच्छे से। दूसरा हम क्या था, संभावना सिद्धांत में कि मनुष्य को संभावनाएं नजर आई।
संभावनाएं कैसे नजर आई? जब वो प्रकृति का इस्तेमाल करने लगा। और नवनिश्चय सिद्धांत कब हुआ? जब मनुष्य प्रकृति का पूरी तरह से दोहन करने लगा, तब गिब्बन टेलर ने क्या कहा कि रुको, तब आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये तीनों सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मानव भूगोल के डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मानव भूगोल के उपक्षेत्र के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने 3 सिद्धांतों को देखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि मानव भूगोल के अध्ययन की विधियाँ या इनकी उपागम विधि को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मानव भूगोल के अध्ययन की विधियाँ क्या क्या हैं? देखिए, मानव भूगोल के अध्ययन की 2 विधि है, एक प्राचीन विधि है, एक नवीन विधि है। प्राचीन विधि में आपके 4 पार्ट हैं। एक ऐसे कि पारिस्थितिकी उपागम है, विवरणात्मक विधि है, क्रमबद्ध उपागम है और प्रादेशिक उपागम है। नवीन विधि के अंतर्गत आपके मात्रात्मक विधि हैं, आचरण विधि हैं, आचरणवादी विधि हैं, कल्याणपरक विधि हैं और मानववादी विधि हैं। ठीक है, तो ये पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहीं तक, आज क्लास तक यहीं तक स्थगित करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट जो यहीं से हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग और इसे रिवाइज करते रहिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं वो लोग, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे और भी कई विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग को, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे दे दीजिए। ठीक है, और हम लोग एक लाइव सेशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा डाउट होगा वो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, संडे को लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो संडे को हम लोग फिर लाइव क्लास देखेंगे। जो भी डाउट होगा आप लोग इकट्ठा करके रखिएगा, उस दिन हम डाउट पूछेंगे, डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहिएगा। जो भी नए हैं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।